वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर की शुरुआत जो है हमने लास्ट वीडियो में की थी। उस लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था कि चैप्टर की शुरुआत एक जर्मन बॉय हेलमुट की स्टोरी से स्टार्ट होती है। उसमें उसके फादर जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं और पता चलता है कि वो किसकी वजह से करते हैं कि अलायंस कंट्रीज़ के डर की वजह से करते हैं। ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड का बताया गया है। इसमें बताया था कि उसके फादर जो थे वो एक नाजी थे और दूसरा क्या था कि वो हिटलर को सपोर्ट करने वाले थे। तो इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे क्रिप्ट और ज्यूज थे उनको मार दिया था। ठीक है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पता चलेगा कि हिटलर कौन था और हिटलर का जो ये नाजिज्म था इसका कैसे जो है एमरजेंस होती है, इसका कैसे राइज अप होता है जर्मन में और कैसे कोलैप्स होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। देखिए लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि नाजिज्म जो है उसका इम्फेक्ट कैसे होता है, किस तरह से स्टोरी जो है स्टार्ट होती है। तो यहीं से वाइमर जो रिपब्लिक थे उसकी एमरजेंस जर्मनी में कैसे होती है और उसका तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 से लेकर 1980 के टाइम पीरियड है। उसके बाद में जो जर्मनी में जो चेंजेस आए थे, पॉलिटिकल चेंज आए थे, उसके बारे में ये सब कुछ बताया गया। तो वाइमर रिपब्लिक की एमरजेंस दिखाई गई है, किस तरह से वो आया था। एम्पायरशिप जो थी वो ख़त्म हो गई थी जर्मनी में और उसके बाद में जो है क्या कर दिया गया था, वाइमर रिपब्लिक का एमरजेंस आई थी। चलिए स्टार्ट कर देखते हैं। वॉर 1914 टू 1918। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में और जर्मनी इस वॉर में पार्टिसिपेशन करता है ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर। तो जर्मनी, ऑस्ट्रियन एम्पायर और इसके जो साथी थे उनको क्या बोला गया था, सेंट्रल पावर बोला गया था। और अगेंस्ट में किसके थे, ये अलायंस पावर के बीच में थे। तो अलायंस पावर कौन कौन सी थी, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। ओके, तो जर्मनी इनिशियली स्टार्टिंग में तो जर्मनी जो है वो फ्रांस और बेल्जियम के ऊपर कब्जा कर लेता है, ऑक्यूपाइंग कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता है तो लास्ट टाइम तक आते आते अलायंस जो है वो जीत जाते हैं, जर्मनी को हरा देते हैं और दूसरी सेंट्रल पावर्स हैं उनको भी हरा देते हैं। कब, 1918 तक। ठीक है, तो मतलब सबको ये लग रहा था स्टार्टिंग में रहा कि जो वॉर है ये छोटे से शॉर्ट टाइम पीरियड तक चलेगा। तो लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ था, ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक चला गया और कहीं ना कहीं इसकी वजह से यहाँ पर जो है ज़्यादा इमरजेंस बढ़ती चली गई थी। अब बात है जर्मनी के अंदर इसकी वजह से क्या चेंजेस आए। तो जर्मनी में एक नेशनल असेंबली जो है वो बना दी जाती है, वाइमर एक जगह है वहाँ पर, और एस्टेब्लिश कर दिया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ठीक है, और उसके बाद में किस स्ट्रक्चर के साथ, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, यानी कि एक तरह से वहाँ पर रिपब्लिक बनाया जाता है, इसको एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया जाता है वाइमर के नाम से। However, was not received well by its own people largely because of the टर्म्स ऑफ वाज फोर्स टू एक्सेप्ट देयर जर्मनी डिफीट्स। ठीक है, तो जो वाइमर थे ये एक क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था। ठीक है, लेकिन क्या था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी डिफीट हुआ, मतलब ये हार गए थे, तो जो भी वो कर्ज हुआ था सारी यूरोपियन कंट्रीज थी, जो अलायंस कंट्रीज थी, उन्होंने सारा का सारा डेप्थ जो था वो इसके ऊपर थोप दिया था कि इसकी वजह से वॉर हुआ है और सारा का सारा जो कर्ज है वो इसी को उतारना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जितना भी था वो सारा का सारा इसके ऊपर बर्डन कर दिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जर्मन्स हैं वो हेल्ड न्यू वाइमर रिपब्लिक। मतलब इसकी वजह से क्या हुआ कि मोनार्की थी, किंग ने सब कुछ स्टार्ट किया था, लेकिन किंग को तो अब हटा दिया गया था और जो जर्मन रिपब्लिक बना था उसके ऊपर ये सारे डिफीट लगा दिए गए थे। तो ये एक तो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेटअप करने में लगे हुए थे, दूसरा इनके ऊपर से मतलब डिफीट लगा दिए गए थे। तो इस तरह से ये अपने आप को जो है एमरजेंस नहीं दिखा पा रहे थे। दूसरा क्या था कि रिपब्लिक को जो है, ये वाइमर रिपब्लिक जो था इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था डिफीट के, मतलब एक तो ये हार गए थे, दूसरा जो है वॉर के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया गया था। और इसके बाद जो है सारा का सारा डिस्करेज वर्सेटाइल में एक जो है एग्रीमेंट किया गया था कि सारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी खर्चा हुआ, जो भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा, जर्मनी किएगा। ठीक है, और जर्मनी में अभी क्या था, वाइमर रिपब्लिक था, तो इसको ये सारा डिफीट उठाना था, सारा खर्चा उठाना था। अब इस वॉर का इफेक्ट जो था वो जर्मनी के ऊपर क्या देखने को मिला, इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, ये क्या देखने को मिला।
द वॉर हैड ए ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली। मतलब ये सिर्फ जर्मनी के ऊपर ही नहीं, हम बात करें यूरोप की तो यूरोप के ऊपर ही इस वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इतना इफेक्ट दिखाया था कि उसको साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक वे में भी सबको कमज़ोर कर दिया था और मानसिक रूप से भी सबको कमज़ोर कर दिया था। फ्रॉम बीइंग ए क्रेडिट यूरोप बिकम ए डिबिटर, ठीक है। तो मतलब हम कहें कि पहले यूरोप जो था वो कर्ज देने वाला था, क्रेडिटर था, सबको देता था, लेकिन अब क्या है, यूरोप के सारे कंट्रीज थे वो क्या थे, वो डिबेटर बन गए, कर्ज लेने वाले बन गए थे। द सपोर्टर्स ऑफ द वाइमर रिपब्लिक वर क्रिटिसाइज्ड एंड बिकेम ईजी टारगेट, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो वाइमर रिपब्लिक के जो लोग थे, मतलब उनको जो उसको सपोर्ट करने वाले थे उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उनको इजीली टारगेट किया जा रहा था अटैक के लिए, ठीक है। उनको कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट और सर्कल्स जो थे वो लोग उसको टारगेट कर रहे थे, अटैक कर रहे थे बार बार। सोल्जर्स कम टू बी पैलेस्ड अबाउ सिविलियंस, जो सोल्जर्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जा रही थी सिविलियंस के कंपैरिजन। मतलब एक तरह से यहाँ से इनइक्वालिटी का कॉन्टेक्स्ट देता है कि सोल्जर्स को सुपीरियर माना जा रहा था। एग्रेसिव वॉर जो था, प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉर की सिचुएशन है, वॉर के लिए प्रचार प्रसार करना जो है, वो एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा जो है वो कहीं ना कहीं एमरजेंस आ रही थी कि मतलब वही सुपीरियर हैं, उस तरह के प्रोपेगेंडा यहाँ पर दिखाए जा रहे थे, ठीक है। दूसरा ये था कि जो नेशनल ऑनर है उसको इम्पोर्टेंट बनाया जाता है कि देशभक्ति, नेशनलिज्म का आइडिया या फिर कहें देश का ऑनर जो है उसकी रक्षा करना, उसकी सिक्योरिटी करना, वो इम्पोर्टेंट बनाए जा रहे थे। तो ये इफेक्ट थे वॉर के, जो जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में कहें हमें देखने को मिले और वर्ल्ड यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखने। अब इसी में एक पॉइंट आता है इकोनॉमिक रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या था, इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जो बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक है वो कंसिडर्ड विद द अपराइजिंग ऑफ स्पार्टक्रिस्ट लीग ऑफ पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था कि जो वाइमर रिपब्लिक का जन्म हुआ था वो एक तरह से कोइंसाइडेड कर दिया गया था, एक साइड में कर दिया गया था, किसके लिए, जो स्पार्टक्रिस्टिक लीग ऑफ थी उसी के पैटर्न पे, मतलब जैसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रशिया में हुई थी उसी तरह से एक रिवॉल्यूशन, एक लीग जो स्पार्टक्रिस्ट लीग का नाम रखा था, उसकी एमरजेंस होती है जर्मनी के अंदर, ठीक है। जिस तरह से बोल्शेविक रिवॉल्यूशन वहाँ हुई वहीं पर इस तरह से यहाँ पे होती है। लेकिन क्या करते हैं कि जो ये वाइमर रिपब्लिक है ये इसको कहीं किसी न किसी तरह से कॉन्क्लेट कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, उसको डिसोल्व कर देता है, मतलब वो उस विद्रोह को रोक देता है, ठीक है। द स्पार्टक्रिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। बाद में इसी पार्टी का, जो स्पार्टक्रिस्ट लीग जो थी, इस पार्टी का नाम जो है बाद में क्या कर देते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी जो है इसका नाम रख देते हैं। फिर पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन जो था वाज हाइटेंडेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1923। दूसरा क्या था कि जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन जो था, मतलब जो पॉलिटिकल रेडिकल की जो डिमांड हो रही थी कि एकदम से जो चेंज होना चाहिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा इमर्ज किया जा रहा था। और दूसरा क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे 1923 में, ठीक है। उसके बाद जो 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे उसके बाद में एक तरह से ये वो हो गया कि पॉलिटिकल में चेंज होना चाहिए, एकदम से डिमांड आई कि ये वाइमर रिपब्लिक जो है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किसी ना किसी एक की वो होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ठीक है। जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वॉर रिप्रेशन, फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जर्मनी है ना, वो जो उसके ऊपर जो डेप्थ लगाए गए थे कि भाई आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको ये डेप्थ देने हैं, वो सारे के सारे वो लोग मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि हम इसको ये सब कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जर्मनी को ये रिटेन करने की वजह से फिर उसके बाद में जो फ्रेंच है वो क्या करता है, उसके जो इंडस्ट्रियल एरिया है रूर उस पर, ठीक है, उस पर कब्जा कर लेता है, उसको अपने अंडर में कर लेता है। जर्मनी फिर रिटेलाइज्ड करता है विद प्रिंटिंग पेपर करेंसी रिग्रेशन। तो अपने डेप्थ को और ज़्यादा वो करने के लिए वो क्या करता है, फिर उसको बढ़ाने के लिए करता है कि प्रिंटिंग पेपर, ठीक है, मतलब कि अपनी जो करेंसी है उसको कागज़ के नोट में, ठीक है, तो वो करेंसी यहाँ पर वो पब्लिश कर देता है। वैल्यू जो थी उसकी मार्क की, उसकी इसकी करेंसी का क्या नाम है, मार्क, ठीक है।
जर्मनी की करेंसी का नाम था मार्क। तो मार्क की जो वैल्यू है ना वो इतनी कोलैप्स्ड हो जाती है, उसको मतलब अगर हमें प्राइसेस जो गुड्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जो महंगाई है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू का प्राइस जो है वो हाई रेट हो जाता है, लेकिन जो वैल्यू जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो दे वर हाइपर इन्फ्लेशन, इस वजह से जो है यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन का मैटर आ जाता है। एक तरह से मतलब हाइपर इन्फ्लेशन होती है अति मुद्रास्फीति, यानी कि पैसे जो हैं एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, और पैसा जो है मतलब प्रोडक्ट्स कम है, महंगाई ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए पैसे की डिमांड ज़्यादा बढ़ा दी गई। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम बात करें तो द ईयर ऑफ डिप्रेशन, ये था जो टाइम पीरियड था जर्मनी के लिए, डिप्रेशन का टाइम पीरियड था। जो वाइमर रिपब्लिक था उसके लिए टाइम पीरियड था। तो 1924 से लेकर 1928 तक का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पर हम थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यूएस से जो है वो जर्मनी को हेल्प कर देता है, उसको शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है ताकि वो अपने डेप्थ को फुलफिल कर पाए, अपना डेप्थ को कंप्लीट कर पाए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन थे, इसके बाद में फिर से वही कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। दिस सपोर्ट वाज विदड्रॉन विद द क्रैश ऑफ 1929। ऐसा होता है कि वे मतलब वो शॉर्ट टर्म लोन दे देता है, लेकिन क्या होता है कि यूएसए में खुद जो है क्रैश आ जाता है 1929 में। वहाँ पर जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि जो शेयर मार्केट थी वो एकदम से डाउन चली जाती है, और उस डाउनफॉल की वजह से क्या होता है कि यूएसए में भी मंदी आ जाती है, महामंदी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर क्राइसिस आ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जर्मनी को जो हेल्प दे रहा था वो एकदम से बंद कर देता है। ठीक है, फिर जर्मन की जो इकोनॉमी थी वाज हिट बैडली, इसकी वजह से जो जर्मन की इकोनॉमी थी वो और ज़्यादा उसको नुकसान होता है। द मिडिल कास्ट एंड वर्किंग पॉपुलेशन वाज फील्ड, तो ऐसे में जो मिडिल कास्ट थी और जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ना वो फील्ड विद द फियर ऑफ प्लोरिटेरिनाइजेशन। ठीक है, प्लोरिटेरिनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें ये था कि लोगों को काम ना मिले। ठीक है, तो उनको भूखमरी की कंडीशन आ गई थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी, उनको ये हो गया था कि अब हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, मतलब ना तो उनके पास रोज़गार था, ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए भोजन था, ऐसी कंडीशन आ गई थी। ठीक है, तो द वाइमर रिपब्लिक हैड सम इनहेरेंट डिफिट्स, इसके अलावा जो है वाइमर रिपब्लिक थी उसमें भी बहुत मतलब कुछ जो हमें ड्रॉबैक्स देखने को मिले थे। फर्स्ट क्या था कि एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी थी उस टाइम पीरियड में, वाइमर के उसकी से लेकर के और यहाँ तक जो कम से कम भी 29 के आसपास जो है गवर्नमेंट बनी, लेकिन वहाँ पर किसी को भी ओवरऑल मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कोलिजन वाली गवर्नमेंट बन रही थी, जिसकी वजह से क्या होता कि उनके जो आइडियाज़ थे या थिंकिंग थी उसमें प्रॉब्लम होती रहती, और इस वजह से पब्लिक जो मतलब गवर्नमेंट जो है ना वो बनती बिगड़ती रहती थी। ठीक है, फिर बात करें आर्टिकल 48 था। जो आर्टिकल 48 था उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स थी कि वो इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता था, जो सिविल राइट्स है उनको सस्पेंड कर सकता था, और जो डिक्रीज थी उनको रूल बाय डिक्रीज, और अपने आप से मतलब अध्यादेश के थ्रू जो है वो रूल्स कर सकता था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था कि इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें जो 1918 के बाद से ये रिपब्लिक आया था, तो वहाँ 1918 से लेकर के 1929 तक के टाइम पीरियड तक क्या हुआ कि हमें बहुत बार जो है ऐसा देखने को मिला कि वाइमर रिपब्लिक में गवर्नमेंट कभी बन रही है, कभी बिगड़ रही है, कभी दूसरी गवर्नमेंट आ रही है, कभी फिर दूसरी गवर्नमेंट आ रही है। दूसरा आर्टिकल 48 का भी बहुत बार ऐसा यूज किया गया था। ओके, तो ये था हमारा जो हमने वाइमर रिपब्लिक के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स देखी। अब ये जो टाइम पीरियड था ये धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार तक पहुँच जाता है। अब बात करते हैं हम हिटलर राइज टू पावर की। तो हिटलर का राइज जो है वो कैसे होता है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो हिटलर जो है वो वो ऑस्ट्रिया में 1898 में इसका बर्थ होता है। ठीक है, ये पैसा कमाना जो मतलब इसका मेन जो मोटिव था वो मेडल था कि मतलब पैसा कमाता है। इसने बहुत सारे ऐसे काम किए। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इसने ब्रेवरी का मेडल किया,
फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इसने पार्टिसिपेशन किया था जर्मनी की साइड से। जर्मन डिफीट करता है हॉरिफाइड, तो इसको मतलब जब जर्मन हार गया था जर्मनी, तो इससे उसको मतलब एक तरह से उसको बहुत बुरा जो है धक्का लगता है, हॉरिफाइड करता है, मतलब उसको ये लगता है कि मैं हार गया, ठीक है। तो वो अपने इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे ले जाता है जर्मनी की हार को। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है मेड बाय हिम फ्यूरियस, तो मतलब एक तो वो जर्मनी हार गया और ऊपर से हम बात करें जो ट्रीटी हुई थी वर्साइल की, तो उससे उसको और ज़्यादा जो है धक्का लगता है, वो अपने आप को जो है डिस्क्रिमिनेटेड मानना स्टार्ट कर देता है। तो वो ज्वाइन करता ही ज्वाइन द जर्मन वर्कर पार्टी, उसके बाद में वो कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो एक जर्मन वर्कर पार्टी है उसको ज्वाइन करता है, और धीरे धीरे अपने आइडियाज़ के थ्रू या कह सकते हैं अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू उसमें एक उसको पूरी पार्टी को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। बाद में उसी को रीनेम्ड किया गया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से, ठीक है। दिस लेटर बिकम्स नोन एज, उसको बाद उस पार्टी को फिर बाद में क्या बोला गया, नाजी पार्टी बोला गया। क्लियर। तो नाजिज्म जो है बिकम ए मास मूवमेंट, एक तरह से जो नाजिज्म का आइडिया था, जो इस पार्टी जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, उसी को नाजी पार्टी बोला गया। इसलिए जो नाजिज्म का आइडिया था ये एक तरह से मास मूवमेंट बन गया था, एक आंदोलन बन गया था पूरे कंट्री के अंदर। और ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रीवेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड था, जिसमें हमने कहा कि रिपब्लिक जो था, ये वाइमर रिपब्लिक में हमने देखने को मिला था डेप्थ की कंडीशन बढ़ती जा रही थी, उससे उस टाइम पीरियड में ये एक मूवमेंट बन गया था। ये इन्होंने कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए थे हिटलर ने। एक तो ये अच्छा जो है वक्ता था, बोलने में बहुत अच्छा था, जो है ये एक इफेक्टिव पावरफुल और इफेक्टिव स्पीकर था। और जो इसने प्रोपेगेंडा दिया था उसमें कुछ ऐसी बातें की थी कि भाई उसे लग रहा था कि ये जो है बेटर फ्यूचर है जर्मनी का, तो इस तरह से उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही थी। उसने प्रॉमिस किया था कि वो पीपल्स को एक स्ट्रॉन्ग नेशन प्रोवाइड करेगा और वो सब लोगों को रोज़गार देगा। तो देखो अगर हम बात करें वाइमर जो रिपब्लिक थी उसमें बेसिकली दो ही प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक तो लोगों को जो है उनकी वेल्थ की मतलब ये कहें कि उनको खाने पीने की जो उनको जो एम्प्लॉयमेंट की जो थी वो श्योरिटी नहीं थी। दूसरा ये था कि उनको जो है बार बार डिस्क्रिमिनेटेड किया जा रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार को लेकर के, ठीक है। वो जो डिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो हिटलर ने यही तीन चार चीज़ें जो है वो अपने आइडियाज़ में कॉन्टेस्ट की। उसने कहा कि हमारा नेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड नेशन नहीं है, हमारा नेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, मैं इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बनाकर रहूँगा। दूसरा ये था कि उन्होंने कहा कि मैं जर्मनी के हर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो इस तरह से उन प्रोमिस के बेस पे एक तरह से जो नाजिज्म का आइडिया है वो एक मास मूवमेंट बन जाता है। क्लियर।